ओप्पो ने 2008 में अपने पहले फोन के साथ शुरुआत की थी, जिसमें तेज चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी गई थी, जिसे सुपर वूक चार्जिंग कहते हैं। टोनी चैंग नाम के व्यक्ति ने ओप्पो के म्यूजिक प्लेयर, एम्पलीफायर और हेडफोन्स बेचे। ओप्पो का R9 नाम का फोन बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसकी 2 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बिकी थी। 2015 से 2018 के बीच ओप्पो ने कई फोन सीरीज लॉन्च की, जैसे A सीरीज, F सीरीज और F1। आज के समय में F सीरीज और N सीरीज के फोन भारत में काफी पसंद किए जा रहे हैं। ओप्पो ने दुकानदारों को अपने स्टोर पर बैनर लगाने के लिए एक्स्ट्रा कमीशन देना शुरू किया, जिससे दुकानदारों को अच्छा फायदा हुआ। साथ ही ओप्पो ने अपने फोन की मार्केटिंग पर खूब पैसा खर्च किया, जिससे उनकी बिक्री और बढ़ी। 10 गुना झूम जैसे फीचर्स लाकर ओप्पो ने अपनी पकड़ मजबूत की। बाद में ओप्पो ने यह फैसला लिया कि उनके अलग अलग ब्रांड्स जैसे OnePlus, Realme आदि खुद अपने फैसले ले सकें। इन सब चीजों से ओप्पो ने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और मार्केटिंग के दम पर बाजार में अपनी पहचान बना ली। हाल के समय में ओप्पो की हालत। 2023 में ओप्पो का मार्केट शेयर अचानक घट गया और वो फिर से 2021 से 2022 के लेवल पर पहुंच गया। ओप्पो के कुछ नए प्रोडक्ट जैसे TWS ईयरबड्स की कीमत तो ठीक है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर उतने अच्छे नहीं हैं। ऑक्सीजन OS और कलर OS को मिलाने के बाद यूजर्स को सही अनुभव नहीं मिल रहा है। मार्केटिंग में भले ही कंपनी पैसे खर्च कर रही है, लेकिन फोन के फीचर्स कमजोर होते जा रहे हैं, जिससे ग्राहक खुश नहीं है। उच्च कीमत पर बिकने वाले फोन में कम स्पेसिफिकेशन के कारण ग्राहक निराश हैं। टेक यूट्यूबर्स ने भी इसकी आलोचना की है। एक ग्राहक ने बताया कि उसने दुकान में फोन गिरते ही टूटते देखा, जबकि विज्ञापन में उसे मजबूत बताया गया था। सेल्समैन ने AI फीचर्स की जानकारी दी, लेकिन बहुत से ग्राहक उन्हें समझ नहीं पाए। कैमरा और डिजाइन की तारीफ जरूर हुई, लेकिन जब प्राइस सुनी तो ग्राहक चौंक गए। ग्राहकों की नाराजगी और ओप्पो की चुनौतियां। ओप्पो को अब अपनी क्वालिटी और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने की जरूरत है। लोग उनके नए फोन की परफॉर्मेंस और प्राइसिंग से खुश नहीं है। 1 लाख रुपए के फोन में वो क्वालिटी और फीचर्स नहीं है जो उस दाम पर मिलनी चाहिए। हाल ही में लॉन्च हुए फोल्ड और फ्लिप मॉडल्स की भी आलोचना हो रही है। इनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि ग्राहक इन्हें खरीदने से बच रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि उसने फोल्ड फोन यूज किया, लेकिन कीमत के हिसाब से परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी। कैमरा क्वालिटी, जो पहले ओप्पो की ताकत थी, अब वह भी कमजोर लग रही है। हैज़लब्लड जैसे बड़े ब्रांड के साथ पार्टनरशिप के बावजूद फोटो की क्वालिटी उम्मीद से कम है। वीडियो रिकॉर्डिंग में भी ओप्पो पीछे है। इसलिए ओप्पो को अब गंभीरता से सोचना होगा कि वह अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, प्राइस और मार्केटिंग कैसे बेहतर कर सकते हैं, ताकि लोग फिर से उन पर भरोसा करें। ओप्पो, वीवो, OnePlus, Realme और आईफोन, इन ब्रांड्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब का एक कनेक्शन है? दरअसल ये सभी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप का हिस्सा है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनियां आपस में हर चीज शेयर करती हैं। ओप्पो और वीवो दोनों BBK ग्रुप के हैं, लेकिन इनके बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। दोनों अलग अलग काम करती हैं, न टेक्नोलॉजी शेयर करती हैं, न रिसर्च और न ही डिजाइन। दोनों के फास्ट चार्जिंग सिस्टम भी अलग हैं और इनके कैमरा टेक्नोलॉजी, लॉन्च पैटर्न सब कुछ अलग है। ओप्पो की शुरुआत 2004 में हुई थी। उनका पहला प्रोडक्ट 2006 में आया, एक MP3 प्लेयर। ओप्पो पहले एक ऑडियो कंपनी थी जो अच्छे म्यूजिक प्लेयर बनाती थी। बाद में 2008 में उन्होंने अपना पहला फीचर फोन निकाला और फिर 2011 में उन्होंने ओप्पो फाइंड नाम का स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसे हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो ने प्रमोट किया। शुरू में ओप्पो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करता था, जैसे रोटेटिंग कैमरा, साइनोजन OS के साथ फोन आदि। लेकिन 2012 के बाद उन्होंने फोकस किया स्टाइल और कैमरा पर, खासकर सेल्फी और ब्यूटी मोड पर। ब्यूटी मोड वाला फीचर सबसे पहले ओप्पो के फोन में ही आया था। उसी समय से उन्होंने खुद को कैमरा फोन कहना शुरू कर दिया। कलर OS, जो आज ओप्पो और Realme के फोनों में आता है, उसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। पहले इसका लुक काफी हद तक आईफोन से इंस्पायर्ड था, जैसे और चाइनीज ब्रांड्स का था, लेकिन बाद में इसमें काफी सुधार हुए। ओप्पो ने हमेशा कुछ नया करने की कोशिश की है, जैसे ओप्पो N1 में रोटेटिंग कैमरा दिया गया था। उन्होंने देखा कि वेस्टर्न मार्केट जैसे अमेरिका, यूरोप में प्रीमियम फोन की डिमांड है। उसी के लिए उन्होंने 2013 में एक नया ब्रांड शुरू किया, OnePlus। OnePlus की शुरुआत ओप्पो के ही एक कर्मचारी पीट लाउ ने की थी। OnePlus One को खास टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए बनाया गया था, जो अच्छा परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर चाहते थे, और ये ब्रांड धीरे धीरे इंडिया में भी पॉपुलर हो गया। OnePlus One इंडिया में इतना पसंद किया गया कि लोग उसे इंपोर्ट करके मंगवा रहे थे। OnePlus को ओप्पो से अलग दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों एक ही फैक्ट्री में बनते हैं, एक ही सप्लाई चेन से गुजरते हैं और कई चीजें शेयर करते हैं, जैसे कलर OS, जो थोड़ा बदलकर ऑक्सीजन OS बनता है।
आज भी वन प्लस ओप्पो की टेक्नोलॉजी का फायदा उठाता है। ओप्पो खुद को प्रीमियम ब्रांड नहीं बना पाया, जबकि वन प्लस की ब्रांड वैल्यू बन गई। ओप्पो ने जब महंगे फोन लॉन्च किए जैसे फाइंड एक्स, तो वो उतने नहीं चले, लेकिन वही फोन अगर वन प्लस के नाम से आते तो बिक जाते। 2018 में ओप्पो ने एक और ब्रांड लॉन्च किया, रियलमी को उन्होंने रेडमी से टक्कर देने के लिए बनाया था। शुरुआत में इसका नाम था रियलमी 1 और ये बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद इसे एक अलग ब्रांड बना दिया गया। रियलमी की टीम अलग है, लेकिन टेक्नोलॉजी, डिजाइन और फैक्ट्री सब ओप्पो से ही मिलती है। कलर ओएस ही थोड़ा बदलकर रियलमी यूआई बनता है। रियलमी का मकसद है मिड रेंज और बजट सेगमेंट को कवर करना। इस तरह ओप्पो के 3 लेयर हैं: वन प्लस प्रीमियम ब्रांड, ओप्पो मिड रेंज और ऑन ऑफलाइन फोकस, रियलमी बजट और यूथ ब्रांड। ओप्पो ने इंडिया में भी बहुत कोशिशें की, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करना और 2019 में रीनो सीरीज लॉन्च करना, जिसमें शार्क फिन पॉपअप कैमरा था। फिर उन्होंने फोल्डेबल फोन बनाए जैसे फाइंड एन और फाइंड N3, लेकिन फिलहाल ये चाइना तक ही सीमित है। हैसलब्लैड जैसी बड़ी कैमरा कंपनी से भी ओप्पो ने पार्टनरशिप की है, जो पहले वन प्लस के साथ थी। और अब ओप्पो खुद के प्रोसेसर भी बना रहा है, जैसे गूगल टेंसर या एप्पल के A सीरीज चिप्स। वीवो भी यही कर रहा है, मीडियाटेक के साथ मिलकर प्रोसेसर बना रहा है। कुल मिलाकर BBK ग्रुप ने अलग अलग ब्रांड्स से हर सेगमेंट में अपनी पकड़ बना ली है। एक समय था जब ओप्पो ने भारत में बहुत शानदार फोन लॉन्च किए। उनके फोन की डिजाइन अच्छी होती थी। उन्होंने शार्क फिन पॉपअप जैसे यूनिक फीचर्स भी दिए। उनकी फाइंड सीरीज भी लोगों को पसंद आई थी। लेकिन अगर हम 2024 की बात करें तो ओप्पो के फोन अब उतने खास नहीं लगते। जैसे F27 Pro Plus को ही देख लीजिए। इस फोन में IP69 रेटिंग दी गई है, यानी यह पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित है। पर इसकी कीमत है 28,000 रुपए और इसमें प्रोसेसर है डायमेंसिटी 7050, जो इस प्राइस में काफी कमजोर है, जबकि दूसरी कंपनियां इससे बेहतर प्रोसेसर कम दाम में दे रही हैं। ओप्पो कहता है कि यह ऑन ऑफलाइन फोन है, लेकिन सच्चाई यह है कि अब ऑफलाइन मार्केट में भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं, जैसे वीवो, रेडमी, रियलमी के फोन आसानी से मिल जाते हैं। अब रेनो 12 को लीजिए। इसकी कीमत है 30,000 से 40,000 रुपए के बीच और इसमें है डायमेंसिटी 7300 एनर्जी प्रोसेसर, जो कि CMF फोन 1 जैसा है। CMF फोन 1 की कीमत है 16,000 रुपए, यानी एक ही प्रोसेसर वाला फोन दोगुने दाम पर बेचा जा रहा है। ओप्पो कहता है कि हमने इस फोन में AI पर ज्यादा काम किया है, लेकिन सवाल है क्या लोग वाकई AI फीचर्स का इतना इस्तेमाल करते हैं? अब K12X आने वाला है, जिसमें स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 2024 में पुराना माना जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि ओप्पो के सारे प्रोडक्ट्स खराब हैं। फाइंड X7 अल्ट्रा एक बेहतरीन फोन है, शानदार कैमरा और प्रीमियम लुक, लेकिन वो भारत में आता ही नहीं। एक चीज जो ओप्पो ने सही की है वो है उनके Enco एयरबड्स। 5,000 रुपए से कम में बहुत अच्छे TWS ईयरबड्स हैं। इनकी साउंड क्वालिटी और कंफर्ट शानदार है। अगर कोई मुझसे इस बजट में TWS पूछे तो मैं यही सजेस्ट करूंगा। पहले ओप्पो को ऑफलाइन मार्केट का किंग माना जाता था, क्योंकि इनकी मौजूदगी हर दुकान में होती थी। लेकिन अब ऑफलाइन में भी अच्छी कंपनियां आ गई हैं, जैसे वीवो, रेडमी, रियलमी, ये सब काफी अच्छे ऑप्शन दे रही हैं। अब अगर ओप्पो इसी तरह के प्रोडक्ट लाता रहा तो मार्केट में बने रहना मुश्किल होगा। उनकी मार्केट हिस्सेदारी पहले ही घट रही है। कंपनी कहती है हम प्रीमियम प्रोडक्ट बनाएंगे, कम बेचेंगे लेकिन महंगे में बेचेंगे। यह बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर महंगे प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं होगी तो लोग क्यों खरीदेंगे? ओप्पो को अपने प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ मार्केटिंग पर। पहले भी कुछ कंपनियों ने ऐसा किया था, जैसे LG, HTC, लीको, जिन्होंने बहुत मार्केटिंग की लेकिन प्रोडक्ट्स में दम नहीं था और अब वे मार्केट से गायब हो चुकी हैं। अगर आज लोग ओप्पो के फोन खरीद भी लेते हैं तो हो सकता है कुछ समय बाद उन्हें पछतावा हो, और जब अगली बार नया फोन लेना हो तो वे ओप्पो की जगह कोई और ब्रांड चुने। अच्छे ब्रांड की पहचान यह होती है कि एक बार यूजर को अच्छा अनुभव मिल जाए तो वह उसी ब्रांड में दोबारा अपग्रेड करना चाहता है। ऐसा Xiaomi, Realme, OnePlus और Samsung में देखने को मिलता है। एप्पल में भी यही बात है। लेकिन ओप्पो की ब्रांड लॉयल्टी बहुत कम है। अगर ओप्पो सच में मार्केट में बने रहना चाहता है तो उसे गुमराह करने वाली मार्केटिंग बंद करनी होगी और अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाना होगा। AI की बात करें, ओप्पो कहता है कि हमने 100 से ज्यादा AI फीचर्स डाले हैं, लेकिन क्या वो सच में काम के हैं? AI अभी भी शुरुआती दौर में है, और जब गूगल जैसी कंपनियां AI को एंड्रॉयड में अच्छी तरह से इंटीग्रेट करेंगी तो वही फीचर्स बाकी कंपनियों में भी आ जाएंगे। तो सिर्फ AI के नाम पर फोन महंगे बेचना भी टिकाऊ तरीका नहीं है। अगर हम OnePlus की बात करें, जो ओप्पो की ही कंपनी है, तो उनका साल ठीक ठाक रहा।
OnePlus 12R को लेकर थोड़े विवाद हुए, लेकिन उसकी बिक्री अच्छी रही। Nord 4 और Nord CE 4 भी लोगों को पसंद आए। हाँ, CE 4 लाइट उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी लाइनअप में कुछ वैल्यू है। लेकिन Oppo के पास इस साल ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी हम तारीफ करें। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में Oppo कुछ अच्छे फोन लॉन्च करे, तभी हम उनके प्रोडक्ट्स की तारीफ कर पाएंगे। आपको Oppo के फोन कैसे लगते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। अलविदा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिव्यू ZX साइनिंग ऑफ। बाय बाय।